आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। बिलासपुर के शहीद के परिवार ने प्रदेश सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाया है। शहीद बीके शर्मा के परिवार ने सरकार पर शहीद के नाम पर की गई अपनी घोषणाओं से पीछे हटने का आरोप लगाया है। बिलासपुर के रहने वाले असम राइफल के सूबेदार बीके शर्मा 22 मई 2016 को आतंकियों से लोहा लेते हुए मणिपुर में शहीद हुए थे। बिलासपुर के रहने वाले असम राइफल के सूबेदार बीके शर्मा 22 मई 2016 को आतंकियों से लोहा लेते हुए मणिपुर में शहीद हुए थे। जब वह शहीद हुए तो कई नेता उनके घर पर सांत्वना देने पहुंचे। नेताओं में सैनिक कल्याण बोर्ड मंत्री धनीराम शांडिल भी शहीद परिवार के घर पहुंचे। परिवार से वायदा किया कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे। 5 लाख आर्थिक मदद देने की घोषणा के साथ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शाहतलाई का नाम शहीद सूबेदार बीके शर्मा के नाम पर रखने का भी वायदा किया, लेकिन वायदे झूठे साबित हुए। शहीद के परिवार को नौकरी मिलने की बात तो दूर, 5 लाख देने का जो वायदा किया था वह भी पूरा नहीं किया गया। 5 लाख के बजाय 1.5 लाख ही शहीद परिवार को दिया गया। अब शहीद का परिवार मारे मारे फिर रहा है कि सरकारी घोषणा पर अमल हो, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला। शहीद के बेटे विवेक का कहना है कि 1 साल से ज्यादा का समय उनके पिता को शहीद हुए हो गया है। मुख्यमंत्री से लेकर जरूरी विभागों के चक्कर भी काट कर वे थक चुके हैं, लेकिन कोई उचित जवाब नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए, बल्कि उनको या उनकी बहन दोनों में से किसी एक को सरकार सरकारी नौकरी प्रदान कर अपने वायदे को पूरा करे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि क्योंकि जो उन्होंने मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस में ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम इनके लिए कुछ कर ही नहीं सकते, तो सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ उनसे कि आप प्लीज़ इस तरह का भेदभाव मत करें। पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री फोर्सेस का जो जवान है, जो शहीद होता है, जो शहादत देता है, वो भी देश के लिए ही अपनी शहादत दे रहा है। और प्लीज़ आप इस तरह का भेदभाव करते हैं तो इस तरह का ये बहुत गलत है, क्योंकि एक शहीद का परिवार को तो यही आस होती है कि उसके लिए कुछ ना कुछ होगा। तो जब ये डिफरेंशिएशन वाली बात आ जाती है तो उसके बाद फिर वही बात होती है कि बस मतलब वादों के अलावा तो कुछ नहीं होता है। बस यही होता है कि खाली अगर नोटिफिकेशन या कुछ हम उसमें भी निकाल के देखें तो उसमें भी सिर्फ खाली वर्ड जो है मिलिट्री फोर्सेस के लिए उन्होंने मार्टियर वर्ड यूज़ किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें मार्टियर वर्ड ओनली फॉर यूज्ड फॉर मिलिट्री फोर्सेस। मतलब पैरामिलिट्री फोर्स का कुछ जवान शहीद होता है तो क्या वो देश के लिए शहादत नहीं दे रहा है? पोल स्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव में गठजोड़ के परिणाम के बाद साफ हो गया है कि अब मोदी की लहर नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी यदि आपसी तालमेल से काम करती और पार्टी लाइन पर चुनाव होता तो परिणाम कुछ और ही होता। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा की रथ यात्रा जो आजकल चल रही है पूरी तरह से फ्लॉप रही है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि जहां हारे उसका विश्लेषण किया गया, जिसमें यह सामने आया कि कांग्रेस के ज्यादा उम्मीदवार खड़ा होने की वजह से हारे हैं। जो सीटें मिली भी वह मुख्यमंत्री के प्रयास से मिली हैं। अब विधानसभा चुनावों में सिंगल लाइन पर चुनाव लड़ने की आवश्यकता है। यदि एक चेहरा सामने होगा तो कांग्रेस को चुनावों में फायदा मिलेगा। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा की रथ यात्रा जो चल रही है वो पूरी तरह से फ्लॉप रही है, जिसका पता अधिकतर जनसभाओं में जुट रही कम भीड़ से चल रहा है। भाजपा रथ यात्रा में झूठा प्रचार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि भाजपा में सीएम की दौड़ के लिए जंग चल रही है, जिसके चलते कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि 8 व 9 जून को मंडी में युवा कांग्रेस द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण में खाका तैयार कर 17 जून से विकास प्रचार यात्रा करवाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय एवं प्रदेश के मंत्री व अन्य नेता शामिल होंगे। विकास प्रचार यात्रा 21 दिनों तक चलेंगी, जिसकी दूरी 10,000 किलोमीटर की होगी, जिसमें कांग्रेस सरकार की नीतियों को प्रदेश की जनता तक पहुंचाया जाएगा। पहले चरण में 45 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। ये यात्रा शिमला, कांगड़ा एवं हमीरपुर से शुरू होगी। हर दिन 3 विधानसभा को कवर किया जाएगा। यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष सहित अन्य बड़े नेताओं एवं पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को भी बुलाने का कार्यक्रम है। पहले तो एक युवा कांग्रेस का एक शिविर 7 और 8 तारीख को मंडी के अंदर रखा है, जिसमें हम सभी युवा कांग्रेस का जो हमारा प्रदेश का काडर है और साथ ही साथ जो हमारे PRIs, क्योंकि आपको याद होगा मैंने पीछे भी ये बात कही थी कि हमने पिछले जो पंचायती राज के चुनाव हुए थे उसमें हमने बहुत से युवाओं को कहा था, युवा कांग्रेस के नेताओं को कहा था कि आप चुनाव लड़िए, और बहुत से हमारे प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य जो है जीत कर आए हैं। उनको भी इसमें हमने आमंत्रित किया है। जो कांग्रेस समर्पित जो हमारे प्रतिनिधि है उनको भी आमंत्रित किया है। उनके साथ एक विस्तार पूर्वक चर्चा करवाई जाएगी और उसके बाद करीबन 17 जुलाई से जो है 1 महीने का हमने एक कार्यक्रम जो है शुरू किया है, विकास यात्रा, जिसमें पहले चरण में हम 45 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वहां पे जाकर हम जो कांग्रेस पार्टी के विकास के कार्य हुए हैं उसके बारे में लोगों को अवगत करवाया जाएगा। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। हमीरपुर के M&M एजुकेशन सर्विसेज में TGT वर्ग की परीक्षा के लिए 1 जुलाई से विशेष वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा। इस कोर्स के लिए विशेष तौर पर अनुभवी अध्यापकों की एक टीम भी तैयार की गई है। साथ ही टेट के लिए भी 1 जुलाई से वोकेशनल कोर्स शुरू किया जा रहा है। यह जानकारी M&M एजुकेशन सर्विसेज के MD मनोज कुमार ने दी। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से TGT के विभिन्न पदों को भरने की तैयारी की है। इस नोटिफिकेशन के बाद प्रदेश के हजारों युवा TGT परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। यह पहला अवसर है कि जब इन पदों पर तैनाती मात्र लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर ही होगी। युवा इस बार इंटरव्यू न होने से लिखित परीक्षा में ही अच्छे अंक लेकर अपनी सिलेक्शन पक्की करवाना चाहते हैं। ऐसे में वे तैयारी में भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। तो आपको बता दें कि अगर आप TGT की परीक्षा के लिए कोचिंग लेने की सोच रहे हैं तो हमीरपुर के M&M एजुकेशन सर्विसेज में TGT वर्ग की परीक्षा के लिए एडमिशन शुरू हो गई है। M&M एजुकेशन सर्विसेज के MD मनोज कुमार ने बताया कि TGT वर्ग की परीक्षा के लिए 1 जुलाई से विशेष वोकेशनल कोर्स शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स के लिए अनुभवी अध्यापकों की एक टीम भी तैयार कर ली गई है। उन्होंने बताया कि इस कोर्स के लिए अभी से संस्थान में काफी संख्या में युवा एडमिशन लेने के लिए M&M का रुख कर चुके हैं। इनमें ज्यादातर वे लोग हैं जो प्राइवेट स्कूलों में कार्यरत हैं। जाहिर है कि प्राइवेट स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को आजकल छुट्टियां हैं। ऐसे में वे कोचिंग का लाभ लेकर तैयारी में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे युवाओं के लिए संस्थान 1 जुलाई से विशेष वोकेशनल कोर्स चलाने जा रहा है। प्रतिदिन 7 घंटे चलने वाले इस कोर्स की अवधि 30 दिन की रहेगी। अनुभवी अध्यापकों की एक टीम भी इस कोर्स के लिए विशेष तौर पर जुट गई है। इसके अतिरिक्त टेट परीक्षा के लिए भी 1 जुलाई से विशेष वोकेशनल कोर्स शुरू किया जा रहा है। मनोज कुमार ने बताया कि पिछले वर्षों की सफलता दर को देखते हुए अधिकतर युवा उनके संस्थान का रुख कर रहे हैं। ऐसे में युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए संस्थान भी अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। बरसात शुरू होने के साथ ही स्क्रब टाइफस का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा स्क्रब टाइफस और डेंगू को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में स्क्रब टाइफस का पहला मामला सामने आ गया है। स्क्रब टाइफस से 7 वर्षीय मासूम शिकार हो गया है। बच्चे का इलाज शिशु विशेषज्ञ की निगरानी में किया जा रहा है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक पंकज राय ने कहा कि स्क्रब टाइफस और डेंगू को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी उपायुक्तों और सीएमओ को निर्देश जारी किए गए हैं कि इन रोगों के बारे में जागरूकता फैलाएं। जुलाई में सभी स्वास्थ्य संस्थानों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा 104 नंबर पर भी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी और शिकायत दे सकते हैं। बीमारियों से निपटने के निर्देश भी सभी सीएमओ और बीएमओ को जारी किए गए हैं। जिला से लेकर ब्लॉक स्तर पर सभी चिकित्सा अधिकारी लोगों को बरसात में होने वाली संभावित बीमारियों खासकर स्वाइन फ्लू के बारे में जागरूक करें और इससे बचाव के तरीकों को भी लोगों को बताएं। मौसम बदलने पर जुकाम और बुखार होना आम बात है, लेकिन प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामलों को देखते हुए बुखार होने पर चेकअप करवाना बेहतर है। प्रदेश में अभी तक करीब 1000 टेस्ट स्क्रब टाइफस के किए गए हैं और इनमें से 27 पॉजिटिव पाए गए हैं। स्क्रब टाइफस के लक्षण जैसे तेज बुखार जो 104 से 105 डिग्री तक जा सकता है, कंपकपी के साथ बुखार और अकड़न, शरीर का टूटा हुआ लगना आदि लक्षण स्क्रब टाइफस के होते हैं। वहीं स्क्रब टाइफस का वायरस हमीरपुर में सक्रिय हो गया है। स्क्रब टाइफस ने 7 साल के मासूम को अपना शिकार बना लिया है। यह मासूम जिला के बाड़ी फरनोल का निवासी है। हमीरपुर में स्क्रब टाइफस का पहला मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है, जिसके चलते विभाग ने जिला भर में अलर्ट जारी कर दिया है। 7 वर्षीय मासूम को 3 दिन पहले क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में आने पर इस बच्चे का तेज बुखार नहीं उतर रहा था। इसके चलते इसका टेस्ट करवाया गया, जिसमें बच्चों को स्क्रब टाइफस की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद इसे लगातार शिशु विशेषज्ञों की निगरानी में रखा जा रहा है। स्क्रब टाइफस से बचने के लिए खुले में शौच न जाएं, खेतों में नंगे पांव न जाएं, घर के आसपास वातावरण साफ रखें, बुखार आने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अस्पतालों में कोई अलग से वार्ड बना? हाँ, आइसोलेशन वार्ड सभी जगह हैं और ऑलरेडी मैं जैसे पहले भी बता चुका हूं कि इसमें हम जो डिसेमिनेशन कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन की, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वो हमने पिछले 3 महीने से लगभग 3 महीने से शुरू कर दिया था। इसमें जोनल लेवल पे जो हमने वर्कशॉप्स की थी सभी बीएमओ से, धर्मशाला, कुल्लू और सोलन में, उसमें भी हमने बीएमओ तक जागरूक किया था और फर्दर डायरेक्शन दी थी कि इसको हेल्थ वर्कर जो हैं, फीमेल हेल्थ वर्कर, मेल हेल्थ वर्कर्स और इवन जो एएनएम्स हैं, जो हमारी ग्राम पंचायत हैं, जो ब्लॉक लेवल पे मीटिंग होती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग होती हैं, जो जिलाधीश की अध्यक्षता में मीटिंग होती हैं, उसमें भी इसमें विशेष चर्चा हुई है और आईसी बड़ी विग्रसली हमने इस बार की है। आपका जो है वो पंचायत स्तर तक जो है इसको जागरूक करना जरूरत है लोगों को। बिल्कुल सीरियस इशू है। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, हमने रिसेंटली हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने एक डीओ लेटर लिखा था सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कि आप इसकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग करें बाय इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर्स, जिसमें हमने क्लियरली लिखा था कि जो पंचायत की मीटिंग है, इवन जो कल पंचायत की मीटिंग है और इवन ब्लॉक लेवल की मीटिंग है, जिला परिषद की मीटिंग है, अर्बन लोकल बॉडीज की मीटिंग है, उसमें भी इसके बारे में चर्चा की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जागरूक हो सकें। और मैं आपको पुनः बताना चाहता हूँ कि इसकी रिव्यू मीटिंग गवर्नमेंट इसको बड़ा सीरियसली ले रही है और इसकी रिव्यू मीटिंग कल सीएमओ पूरी स्टेट के सीएमओ की दोबारा रखी गई है कि आपने इसमें क्या एक्सरसाइज की है, क्या कहां तक आपने तैयारी की है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश एकल नारी शक्ति संगठन ने भी अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। हिमाचल एकल नारी संगठन ने सरकार से मांग उठाई है कि प्रदेश सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में एकल नारियों से वायदा किया था कि सत्ता में आने के बाद उनको जमीनी हक दिलाएंगे, जो कि आज तक पूरा नहीं हुआ है। एकल नारी संगठन के राज्य समन्वयक निर्मल चंदेल ने कहा कि संगठन उसी राजनीतिक दल को चुनाव में समर्थक देगा जो एकल महिलाओं के उत्थान के लिए नीति बनाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों में सभी एकल महिलाओं को राजस्व दस्तावेजों में काश्तकार के रूप में दर्ज करना, हर एकल महिला का नाम बीपीएल सूची में शामिल करना, भूमिहीन एकल महिला को कृषि के लिए भूमि देना, अपंग एकल महिला को पेंशन में 50% वृद्धि करना, एक महिलाओं के लिए अलग बजट बनाना, डिपो में मिलने वाले राशन में वृद्धि करना और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पर सभी एकल महिलाओं को अवकाश घोषित करना है। निर्मल चंदेल ने बताया कि संगठन में लगभग 15,000 से भी अधिक महिलाएं शामिल हैं, जो चुनावी राजनीतिक दलों से ये मांग करती है कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए।
संगठन ने सरकार को ये भी चेता दिया कि सरकारी आंकड़ों में हिमाचल प्रदेश में एकल महिलाओं की संख्या 4 लाख से अधिक है। यदि समय रहते उनकी मांगे नहीं मानी गई तो एकल महिलाएं अपनी ताकत का एहसास सरकार को करवाएंगी। जो हमारी एक तो सबसे पहली मांग है कि जो ये हिंसा बढ़ रही है तो हाँ जी, तो इसका जो हमने सर्च की कि जब तक महिलाओं के नाम पर ज़मीन नहीं होगी और घर नहीं होगा तब तक तो ये हिंसा बढ़ती जाएगी। तो जैसे हमने ये तय किया कि जैसे महिलाओं के जो पटवार खाने में राजस्व विभाग में जो दस्तावेज में उनका नाम उसमें काश्तकारी के रूप में जोड़ा जाए, जबकि हिमाचल प्रदेश में 80% महिलाएं जो हैं वो कृषि का काम करती हैं। तो फिर कम से कम जो हाउस टैक्स देती हैं उसमें भी उनका नाम जोड़ा जाए, तो कम से कम जो ज़मीन है वो पुरुष बेच नहीं सकते, तो महिलाओं के नाम भी रहेंगी जब भी कुछ करे। अभी जो हमारे पास केस आ रहे हैं तो पुरुषों के नाम ज़मीन है तो कभी भी बेच सकते हैं अपनी मर्जी से, और उन्होंने कोई लोन लिया और बैंक से, तो जैसे कोई डेथ होगी, कोई घटना घट गई तो फिर वो महिलाओं को नोटिस निकल रहे हैं बैंक से कि हमारे मतलब आपके नाम पर 3 लाख रुपए है। तो फिर वो हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये जो काश्तकारी महिलाएं इनके नाम पर जो ज्वाइंट पटा जो इस तरह से होगा तो हाउस जो टैक्स पे करती हैं उसमें भी उनका नाम जोड़ा जाए। में जैसे कि पहले 1952 से लेके 1956 तक थी, तो अब ग्राम पंचायतों में बहुत सारे काम बढ़ गए हुए हैं, तो अलग से न्याय पंचायत होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने लिखा भी हुआ है अपने घोषणा पत्र में पेज नंबर 28 पे कि हम सत्ता में आएंगे तो हम बनाएंगे। एकल महिलाओं की 4 लाख संख्या है तो वो तो करना ही पड़ेगा अब उनको। पोल स्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। जीएसटी में आपत्तिजनक प्रावधानों को लेकर भारत उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रव्यापी भारत बंद के आह्वान पर हमीरपुर में भी सभी व्यापारिक संस्थान 30 जून को बंद रहेंगे। यह जानकारी व्यापार मंडल हमीरपुर के अध्यक्ष सुरेश बजाज ने दी। आजकल कई मीटिंगें पहले हुई हैं, उसमें जो लास्ट मीटिंग हुई है व्यापार और उद्योग की, उसमें जो पूरे भारतवर्ष का फैसला लिया गया है वो 30 तारीख का बंद का है, वो जीएसटी के विरोध में है। और उसमें ही जो व्यापार मंडल हमारा हिमाचल व्यापार मंडल है तो उसमें ही व्यापार मंडल में वो आता है। तो जब देश की बंद की कॉल है तो हिमाचल की बंद की कॉल हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने दे दी है। और उसके बाद हम, जैसे मैं यहाँ से जिला अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल का हूँ, तो हमने जिला की कॉल दी है कि पूरे जिला भर में जैसे नादौन, सुजानपुर, भोटा, जाहू, वटसर मेरे, टोनी देवी या और स्टेशन जो हैं सब ये बंद रहेंगे। हम जीएसटी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम टैक्स देना चाहते हैं, हमें टैक्स देने की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे से जितना भी ज़्यादा टैक्स की भी अगर सरकार डिमांड करती है तो हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। 2 स्टेटें हैं हम, पंजाब और हिमाचल, इनमें भेदभाव क्यों? जैसे ये 10 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की है सरकार ने, जो 10 लाख से नीचे का कारोबार व्यापारी करते हैं वो इससे बाहर हैं, परंतु ये पंजाब में 20 लाख, तो ये भेदभाव सहन नहीं होगा। और अगर व्यापारी से जरा सी भी भूल हो जाती है तो उसे जेल का प्रावधान रखा गया है। ये भी बहुत खतरनाक कार्य सरकार ने किया है। और उसके बाद आज कुछ आइटम जिनके ऊपर टैक्स नहीं था उनके ऊपर लगाया जा रहा है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम में ये है कि पहले 3 महीनों में एक रिटर्न होती थी और अब महीने में 3 रिटर्न है, तो इसे बदला जाए, इसे 3 महीनों में एक बार ही रखा जाए। और जैसे कपड़े की बात है, पिछले आज़ादी के बाद कभी भी कपड़े के ऊपर शीर्ष नेताओं ने ये टैक्स से फ्री रखा कि ये आम जनता के लिए ये एक जरूरी आइटम में आता है, तो इसके ऊपर इन्होंने कभी भी टैक्स या जिसका नाम जीएसटी लिया जा रहा है, गुड्स सर्विस टैक्स,
तो ये लगा है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसे तो तुरंत हटाया जाए, कि जो बड़े नेताओं की सोच थी उसे कायम रखा जाए। और ये 4-5 आइटम हैं, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ इसके ऊपर से GST ना लगाया जाए। ब्रांडेड अनाज, तिलहन, कृषि उत्पाद और जीवन रक्षक वस्तुएं के ऊपर से GST हटाया जाए, जिससे कि आम लोगों को सहूलत। सारी कार्रवाई जो है ये सरकार व्यापारियों को विश्वास में लेकर के आगे बढ़ाए। वैसे व्यापारियों का इन्होंने सहयोग लिया है, परंतु उसके बाद भी कुछ कार्रवाई जो है सरकार को भी अभी पूरा पता नहीं है कि GST में क्या क्या कुछ कमियां और खमियां हैं, जो सरकार भी वादा कर रही है कि वो बाद में हम निपटाएंगे, परंतु कुछ नियमों का सरकार के लोगों को भी पता नहीं है। जो इससे संबंधित हैं लोग, उनको भी इसकी जानकारी नहीं है, और दुकानदारों को तो धीरे धीरे जानकारी होगी। तो मैं चाहता हूं कि दुकानदार लोगों को, व्यापारी भाइयों को विश्वास में लेकर के आगे इसके हल निकाले जाएं, जिससे कि कोई और आगे व्यापारियों को संघर्ष करने की जरूरत ना पड़े। और इसी के साथ सरकार से मेरी प्रार्थना है कि कुछ वस्तुओं पर जिन पर ये GST या कर नहीं था, उनके ऊपर जो लगाया जाए उससे अभी उसे मुक्त किया जाए। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। 1-2 दिनों में जल्द ही मॉनसून प्रदेश में दस्तक दे देगा। मौसम विभाग की माने तो 3 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा। वर्ष 2016 में मॉनसून के दौरान 1 जून से 30 सितंबर तक सामान्य से 26% कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। वहीं विंटर सीजन के दौरान भी बारिश कम हुई, जिसके चलते किसान बागवान बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर झमाझम बारिश हुई। सरकाघाट में सबसे अधिक 56.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा सुंदरनगर, धर्मशाला, हमीरपुर, मंडी, नाहन, बैजनाथ, कंडाघाट में भी बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट आंकी गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 2-3 दिनों के अंदर मॉनसून दस्तक दे देगा। प्रदेश में इस वर्ष मॉनसून सामान्य रहेगा। वहीं प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बुधवार को भी कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान राज्य के शिमला, चंबा, बिलासपुर, मंडी, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा में मूसलाधार बारिश होगी, जबकि राज्य भर में 3 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।